हम लोग सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अगे द्वारा रचित कहानी शरणदाता पढ़ रहे थे। अब तक हमने पढ़ा कि यह कहानी भारत पाक विभाजन के समय की है। उस समय सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। हिंदू और मुसलमान आपस में मार काट कर रहे थे। तो दो दोस्त थे, देवेंद्र लाल और रफीकुद्दीन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, देवेंद्र लाल हिंदू थे और रफीकुद्दीन मुस्लिम थे। देवेंद्र लाल है ये मुस्लिम बहुल इलाके में रहते थे, यानी रफीकुद्दीन के निकट में ही रहते थे। जब लोग अपने घर को छोड़ कर अपनी संप्रदाय में जा रहे थे, तो देवेंद्र लाल ने भी सोचा कि मैं भी यहाँ से यह घर छोड़कर और हिंदू इलाके में चला जाऊँ। तो रफीकुद्दीन उनसे मना करते हैं और उनको अपने यहाँ ठहरा लेते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब रफीकुद्दीन को पता चलता है कि वो अपने समाज के दबाव में हैं, तो वो फिर आग्रह करते हैं कि मैं चला जाता हूँ। तो वो कहते हैं नहीं, आपकी जगह है वो बदल दी जाएगी। तो वो एक दूसरे दोस्त के यहाँ उनको छोड़ते हैं और देवेंद्र लाल है वो अपना सामान लेकर रफीकुद्दीन के दूसरे दोस्त के यहाँ रहने लग जाते हैं, जिनका नाम है शेख अत्ता उल्ला। तो वो ट्रंक और बिस्तर लेकर वहाँ चले जाते हैं, जहाँ वो एक गैराज नुमा कोठरी के अंदर रहते हैं और उनको उसके अंदर ही बंद रहना पड़ता है। एक समय भोजन आता है जिसे वो खा लेते हैं और एक बिलार को खिला देते हैं। धीरे धीरे करके वो बिलार वहाँ आने लग जाता है। तो रफीकुद्दीन है, ये देवेंद्र लाल है, वो किसी से नहीं मिल पाते, सिर्फ से उनके घर के सदस्यों को पहचानते हैं, जिसमें एक आवाज़ थी शेख साहब की बीवी की, एक और तीखी जनाना आवाज़ थी जिसकी उम्र कम थी, वो शायद जेबू निसा, जिसको जेबू पुकारते थे, और खुद शेख साहब और उनका बेटा। तो जेबू की आवाज़ से देवेंद्र लाल को लगाव था। घर की युवती लड़की की आवाज़ थी। इस स्वाभाविक आकर्षण से ही वह विनीत वह विनीत भी थी। इसलिए मन ही मन वे जेबू निसा के बारे में अपने ऊहापोह का रोमानी खेलबाड़ कहकर अपने को थोड़ा झिझक भी लेते थे कि मेरे में रोमानियत आ रही है। तो वो खुद को डांट डपटा भी लेते थे, पर अक्सर वे यह भी सोचते थे कि क्या यह आवाज़ भी लोगों में फिरका परस्ती का जहर भर सकती होगी। शेख साहब पुलिस के किसी दफ्तर में शायद हेड क्लर्क हैं। देवेंद्र लाल को यहाँ लाते समय रफीकुद्दीन ने यही कहा था कि पुलिसियों का घर तो सुरक्षित होता है। वह बात ठीक है, लेकिन सुरक्षित होता है इसलिए शायद बहुत से उपद्रवों की जड़ भी होता है। ऐसे घर में लोग जहर फैलाने वाले हों तो अचंभा क्या। लेकिन खाते वक्त भी वे सोचते, खाने में कौन सी चीज़ किस हाथ की बनी होगी, परोसा किसने होगा। सुनी बातों से वे जानते थे कि पकाने में बड़ा हिस्सा तो उस तीखी खुरदरी आवाज़ वाली स्त्री का रहता था, पर परोसना शायद जेबू निसा के ही जिम्मे था। और यही सब सोचते सोचते देवेंद्र लाल खाना खाते और कुछ ज़्यादा ही खा लेते थे। खाने में बड़ी बड़ी मुसलमानी रोटी के बजाय छोटे छोटे हिंदू फुलके देखकर देवेंद्र लाल के जीवन की एक रस्ता में थोड़ा सा परिवर्तन आया। मांस तो था, लेकिन आज रबड़ी भी थी, जबकि पीछे मीठे के नाम पर एक आध बार शाह टुकड़ा और एक बार फिरनी आई थी। आबिद जब खाना रखकर चला गया, तब देवेंद्र लाल क्षण भर से रखते रहे। उनकी अंगुलियां फुलकों से खींचने सी लगी। उन्होंने एकाध को उठाकर फिर रख दिया।
पल भर के लिए अपने घर का दृश्य उनकी आंखों के आगे दौड़ गया। उन्होंने फिर 2-1 फुलके उठाए और फिर रख दिए। हठात वे चौंके। 3-1 फुलकों की तह के बीच में कागज की एक पुड़िया भी पड़ी थी। देवेंद्रलाल ने पुड़िया खोली। पुड़िया में कुछ नहीं था। देवेंद्रलाल उसे फिर गोल करके फेंक देने वाले ही थे कि हाथ ठिठक गया। उन्होंने कोठरी से आंगन में जाकर कोने में पंजों पर खड़े होकर बाहर की रोशनी में पुर्जा देखा। उस पर कुछ लिखा था, केवल एक स्तर यानी एक पंक्ति लिखी थी। उसमें क्या लिखा था कि खाना कुत्ते को खिलाकर खाइएगा। देवेंद्रलाल ने कागज की चिंदियों को मसला। कोठरी से गैराज में जाकर उसे गड्ढे में डाल दिया। फिर आंगन में लौट आए और टहलने लगे। मस्तिष्क ने कुछ नहीं कहा, सन रहा। केवल एक नाम उसके भीतर खोया सा चक्कर काटता रहा, जेबू जेबू जेबू। यानी जेबूनिसा ने वो पर्ची उसके अंदर रख दी थी कि खाना है वो कुत्ते को खिलाकर बाद में खाना। थोड़ी देर बाद वह फिर खाने के पास जाकर खड़े हो गए। यह उनका खाना है, देवेंद्रलाल का, मित्र के नहीं तो मित्र के यहाँ से आया है और उनके मेज़बान के, उनके आश्रयदाता के, जेबू के पिता के। कुत्ता यहाँ कहाँ है? देवेंद्रलाल टहलने लगे। आंगन की दीवार पर छाया सरकी। बिलार बैठा था। देवेंद्रलाल ने बुलाया। वह लपक कर कंधे पर आ रहा। देवेंद्रलाल ने उसे गोद में लिया और पीठ सहलाने लगे। वह घुरघुराने लगा। देवेंद्रलाल कोठरी में गए। थोड़ी देर बिलार को पुकारते रहे, फिर धीरे धीरे बोले, देखो बेटा, तुम मेरे मेहमान, मैं शेख साहब का। वे मेरे साथ जो करना चाहते हैं वही मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। चाहता नहीं हूँ पर करने जा रहा हूँ। वे भी चाहते हैं कि नहीं पता नहीं, यह तो जानना है। इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ वह करना चाहता हूँ जो मेरे साथ वे पता नहीं चाहते हैं कि नहीं। नहीं, सब बात गड़बड़ हो गई। अच्छा, रोज़ मेरी जूठन तुम खाते हो, आज तुम्हारी मैं खाऊंगा। हाँ, यह ठीक है, लो खाओ। बिलार ने मांस खाया। हड्डी झपटना चाहता था पर देवेंद्रलाल ने उसे गोदी में लिए लिए ही रबड़ी खिलाई। वह सब चाट गया। देवेंद्रलाल उसे गोदी में लिए सहलाते रहे। जानवरों में सहज ज्ञान तो होता है, खाद्य का नहीं। वे बचते कैसे? सब जानवरों में होता है और बिल्ली तो जानवरों में शायद सबसे अधिक ज्ञान के सहारे जीने वाली है। तभी तो कुत्ते की तरह पलती नहीं। बिल्ली जो खा ले वह सर्वथा खाद्य है। तो यूँ बिल्ली बड़ी मछली खा ले जिसे इंसान न खाए वह और बात है। सहसा बिलार जोर से गुस्से से चीखा और उछलकर गोद से बाहर जा कूदा। चीखता और राता सा कूदकर दीवार पर चढ़ा और गैराज की छत पर जा पहुंचा। वहां से थोड़ी देर तक उसके कानों में अपने आप से ही लड़ने की आवाज़ आती रही। फिर धीरे धीरे गुस्से का स्वर दर्द के स्वर में परिणत हुआ। फिर एक करुण रिरियाहट में, एक दुर्बल चीख में, एक बुझती हुई सी कराह में, फिर एक सहसा चुप हो जाने वाली लंबी सांस में मर गया। देवेंद्रलाल फिर खाने को देखने लगे। वह कुछ साफ साफ दिखता हो सो नहीं, पर देवेंद्रलाल की आंखें निस्तब्ध उसे देखती रही। आज़ादी, भाईचारा, देश राष्ट्र। तो अभी काफ़ी बड़ा है, ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।